आज हमारे घर में गांव से बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरे पापा, मेरे चाचा, बल्कि घर के सभी लोग मेहमानों के साथ बिजी थे। बस मेरी मम्मी सुबह से बेचैन थीं। जब से वो नहाकर आई थीं, मुझे बार बार बुला रही थीं और मैं अपनी कजिन्स के साथ बातों में बिजी थी। मुझे पता था कि मेरी मम्मी क्यों इतनी ज़्यादा बेचैन हो रही हैं और मुझे क्यों बुला रही हैं। मम्मी को बहम की बीमारी हो गई थी और वो अपने कपड़े कामवाली से नहीं धुलवाती थीं, बल्कि जैसे ही वो नहाकर बाहर निकलती तो वो अपने पुराने कपड़े मुझे थैली में डाल कर देती और कहती कि गली के नुक्कड़ पर जो नया धोबी आया है उसे मेरे कपड़े धोने के लिए दे आओ। मगर हैरत तो मुझे तब होती जब मैं उस धोबी को कपड़े देने जाती तो वो मुझे एक लिफाफा देता और कहता कि अपनी मम्मी को दे देना और अपने घर वालों को कोई बात मत बताना। और मम्मी ने भी मुझे बहुत ही सख्ती से कहा हुआ था कि लिफाफे के बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। कोई तो चक्कर जरूर था जो मेरी मम्मी और धोबी के बीच चल रहा था, मगर मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रही थी। आज जब मेहमान घर आए तो मम्मी बहाने से मुझे छत पर ले गईं और बोली, कमबख्त लड़की, तुझे कब से आवाज़ दे रही हूँ और तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। मैंने कहा, मम्मी क्या हो गया है आपको? आज मैं इतने समय के बाद अपनी कजिन से मिली हूँ और आप मुझे उनसे बातें भी नहीं करने दे रही। मम्मी कहने लगी, तुझे पता भी है मुझे वहम की बीमारी है। पहले जाकर मेरे कपड़े धोबी को देकर आ, फिर अपनी कजिन से जैसी मर्जी बातें करना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और हाँ सुन, धोबी तुझे जो लिफाफा देगा वो तू छुपा कर लाना और मुझे छत पर बुला कर देना। मम्मी ने अपना पुराना सूट मुझे थैली में डाल कर दे दिया। मुझे आज पहली बार अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। मैं वो थैली हाथ में पकड़कर घर से बाहर निकल रही थी कि जब वो अचानक बाहर हॉल में ही मुझे मेरे चाचा मिल गए। उन्होंने मेरे हाथ में वो थैली देखी तो हैरान होकर पूछा, निधि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, चाचा जी मुझे मम्मी ने कपड़े देने के लिए धोबी के पास भेजा है, बस उसी को ये कपड़े देने जा रही हूँ। मैंने ये कहकर कदम आगे बढ़ाए तो चाचा ने मुझे रोक लिया। बोले, निधि तुम खुद क्यों जाओगी? जाओ, जाकर अपनी माँ से कह दो कि चाची ने मुझे किसी काम के लिए बुला लिया है और वो खुद जाकर कपड़े धोबी को दे आए। चाचा ने मुझे और उस थैली को बहुत ही शक भरी नज़रों से देखा था और मुझसे कहने लगे कि अपनी कजिन्स के साथ बातें करो। मैं भी खुश होकर मम्मी को वो थैली देकर वापस लौट आई थी। मम्मी ने जब वो थैली मुझसे ली थी तो मुझे बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखा था और फिर खुद एक बड़ी सी काली चादर पहनकर घर से बाहर निकल गई थी। मेरी एक कजिन जब मम्मी को इतनी गुस्से में देखने लगी तो कहने लगी, तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है? वो इतने गुस्से में क्यों जा रही हैं? लेकिन मैंने अपनी कजिन को कुछ नहीं बताया। मगर उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं भी उठकर मम्मी के पीछे चल दी। मैंने अपनी कजिन्स को बहाना बना दिया कि मुझे मम्मी से कुछ काम है, अभी आती हूँ। लेकिन मेरी कजिन्स नहीं मानी और वो भी मेरे पीछे पीछे आ गईं। हैरत तो मुझे तब हुई जब हम सब मम्मी के पीछे जा रहे थे और मेरे चाचा हमारे पीछे आ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर चाचा को आवाज़ देना चाही तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। भगवान जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया था। और फिर मैं खामोश हो गई। हम सब बीच में थे, हमारे चाचा पीछे आ रहे थे जबकि मम्मी आगे जा रही थीं। गली के नुक्कड़ पर जाकर मम्मी धोबी की दुकान पर रुक गईं। उन्होंने वो कपड़ों वाली थैली धोबी को दी और कुछ देर बाद धोबी ने उन्हें लिफाफा दिया। उसके बाद उन्होंने इधर उधर मुड़कर देखा। उनके पीछे हमारे थे और हमारे पीछे चाचा। हम सबको देखकर मम्मी का रंग जैसे सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने एकदम से वो लिफाफा अपने हाथों में छुपा लिया। चाचा आगे बढ़े और मम्मी को गुस्से भरी निगाहों से देखा, फिर उस धोबी की तरफ देखा जिसने अपना सर झुकाया हुआ था। चाचा ने आगे बढ़कर धोबी के चेहरे से रुमाल हटाया तो वो एकदम से चिल्ला पड़े। फिर उन्होंने मम्मी से कपड़े वाला शॉपर लिया और उसे खोल दिया और मम्मी के हाथ से लिफाफा खींच कर देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने तेज आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। कहने लगे, अभी भाई साहब को बतलाता हूँ। मुझे यकीन है कि उनको ये सारी सच्चाई नहीं पता होगी। ये सारी सच्चाई उन्हें बताना पड़ेगी, वरना मैं इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता। चाचा की बात सुनकर और मम्मी की हालत देखकर हम सब परेशान हो गए थे। उसी समय पापा भी पता नहीं कहाँ से उसी जगह पर आ गए। पापा ने उस धोबी को गौर से देखा तो आग बबूला हो गए। 2-3 थप्पड़ धोबी को लगाए और मेरी मम्मी को भला बुरा कहते हुए घर ले आए। घर पहुंचकर चाचा ने हम सबको अपने कमरों में जाने का कह दिया। मम्मी के साथ पापा का रवैया देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, जबकि पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। हम लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे और बाहर से बहुत शोर की आवाज़ें आने लगी थीं। पापा चाचा को बड़ी मुश्किल से दादा ने चुप कराया हुआ था।
मम्मी चाची के सीने से लगी रो रही थीं, जबकि पापा उन्हें बुरा भला कहते हुए घर से निकल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे हंसते बसते घर को अचानक से क्या हो गया है। गांव से आए हुए मेहमान भी परेशान हो गए थे। कुछ ही मिनट में हमारी सारी खुशियां खाक में मिल गई थीं। 2 दिन बाद मेहमान वापस चले गए थे और फिर 1 महीने का समय भी गुजर गया था। एक दिन फिर इसी बात पर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उस दिन पापा ने मेरी माँ को कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। पापा ने पता नहीं कब से मम्मी को तलाक देने का प्लान बना रखा था। मम्मी को तलाक की धमकी देते हुए वो सीधे अपने कमरे में गए थे और तलाक के पेपर मेरी माँ के मुंह पर मार दिए थे। मम्मी हक्का बक्का सी तलाक के पेपरों को देख रही थीं। वो दिन हमारी ज़िंदगी के लिए कयामत का दिन था। जब हमें पता चला कि हमारी माँ हमें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हैं, उस समय हमारी क्या हालत थी ये मैं और मेरा छोटा भाई ही जानता था। मेरी उम्र उस समय 12 साल थी, जबकि मेरे भाई की उम्र 7 साल थी। मेरा भाई छोटा था, वो तो बात बात पर रोना शुरू कर देता था और फिर माँ के जाने के बाद हम दोनों बहन भाई रातों को उठकर रोया करते थे और मम्मी के कमरे में जाते तो अजीब सी दहशत महसूस होती थी। पापा के घर पर ही रहकर मैं पलकर जवान हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे रिश्ते भी आने लगे, मगर मेरा दिल माँ के बगैर उदास रहता था। हम लोगों को नाना के घर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। पापा ने साफ साफ कह रखा था कि हमें किसी भी सूरत में अपनी माँ के पास नहीं भेजेंगे, वरना मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। इसीलिए चाची मुझे घर से निकलने नहीं देती थीं। मैं चाची की परवरिश में पलकर जवान हुई थी। मेरी चाची मेरी मासी भी थीं, क्योंकि मेरी माँ और मेरी चाची आपस में सगी बहनें थीं। चाची ने एक माँ की तरह मुझे सहारा दिया था और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा था। मेरा भाई छोटा था, वो जल्दी ही चाची को ही अपनी माँ समझने लगा था। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। पापा को न जाने क्यों मेरी शादी की इतनी जल्दी थी, हालांकि अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल हो पाई थी। और फिर एक रिश्ते को पापा ने डन कर दिया। लड़के का नाम शिवम था और मिडिल क्लास घराने से संबंध रखता था। उसकी अपनी दुकान थी, मगर शक्ल सूरत का खास नहीं था। सांवले रंग का था, कद काठी भी आम सी थी, इसलिए मैं उसे खास पसंद नहीं करती थी। और फिर शादी का दिन भी आ ही गया था। मैं अपनी माँ के बगैर बहुत उदास थी। चाची ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मुझे रह रहकर अपने पापा पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था? मुझे अपने बाप से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, भगवान के लिए चाची, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे सारी हकीकत बता दें कि मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक देकर घर से क्यों निकाल दिया था। वो भी इतनी छोटी सी बात पर कोई अपने घर को कैसे बर्बाद कर सकता है। मेरी बात सुनकर चाची ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, निधि, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, मगर इस समय दोष तुम्हारे पापा का भी नहीं था, कुछ गलती तुम्हारी माँ की भी थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी माँ की सारी हकीकत तुम्हें सुना देती हूँ, मगर पहले मुझसे वादा करो कि कभी अपने बाप के सामने इस बात का शिकवा नहीं करोगी कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ जुल्म किया है। मैंने चाची से वादा किया, तब उन्होंने जाकर मुझे पूरी सच्चाई बताई। निधि, बरसों पुरानी बात है, जब हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी। ये राज मैं शादी से पहले तुम्हें इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने में आसानी रहे और तुम कोई ऐसी गलती ना करो कि तुम्हारा पति तुमसे नफरत करे। तो ये सालों पहले की बात है। मैं और दीदी अपने पापा के घर बहुत ही ऐश भरी ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। हमारे पापा के पास ज़मीनों की कोई कमी नहीं थी, पूरे गांव के प्रधान थे और ज़मीनों से इतनी आमदनी हो जाती थी कि हमारे घर पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमारी शादी की उम्र तो हो गई थी, मगर पापा हमें और पढ़ाना चाहते थे। यही वजह थी कि पापा चाहते थे हम लोग घर के काम न करें, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। और इस मकसद के लिए उन्होंने घर में एक टीचर का भी इंतजाम कर दिया था। और जैसा कि बेटा तुम जानती ही होगी कि गांव में शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लड़की की शादी की उम्र होते ही उसे शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। और यही वजह थी कि गांव का माहौल देखते हुए हमारे अंदर भी पढ़ने की कोई इच्छा नहीं थी और ना ही हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे। हमारे टीचर ने पापा को बता दिया कि इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जबकि हम लोग दिन रात घर के काम काज में बिजी रहते थे और पढ़ाई से दूर भागा करते थे। पढ़ाई के लिए मेहनत करना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर घर भी इतना बड़ा था कि संभाले बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। पापा ने समस्या का हल ये निकाला कि एक नौकर घर ले आए। उस लड़के का नाम हेमंत था। बड़ा ही जिम्मेदार लड़का था। आते ही उसने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। सुबह सुबह हम दोनों बहनों को नाश्ता तक बनाकर दे देता था। सारा दिन घर के कामों में बिजी रहता
और हम टीचर के साथ पढ़ाई में बिजी रहते थे। हमारा नौकर काम करता था और हमें घर के काम नहीं करने पड़ते थे, इसलिए अब हमारे पास समय ही समय था। मम्मी से ज़्यादा काम होता नहीं था क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था। दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे। दीदी का दिमाग तो कुछ तेज था पढ़ाई में, लेकिन मैं थोड़े कच्चे दिमाग की थी। एक दिन मैंने ध्यान दिया तो देखा कि टीचर हमें पढ़ा रहे थे और दीदी किसी ख्याल में गुम थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराए जा रही थीं। टीचर ने दीदी को डांटना शुरू कर दिया, मगर दीदी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ था। रात को हम लोग सोने के लिए लेटे तो दीदी कहने लगी, संजना तुम जाओ, जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज पढ़ाई करनी है। काफ़ी ज़्यादा देर तक पढ़ूंगी तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगी, तुम्हारी नींद खराब होगी। दीदी की बात मानकर मैं दूसरे कमरे में जाकर अपना बोरिया बिस्तर लगाकर लेट गई, मगर मुझे नहीं पता था कि दीदी ने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाला है। उस दिन पापा एक रात के लिए कहीं गए हुए थे। उन्होंने अगले दिन आना था, मगर रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि दीदी पढ़ाई में बिजी होंगी। दस्तक बहुत ही हल्की सी थी। मैंने जाकर दबे पांव दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो सामने पापा खड़े हुए थे। पापा आप? इस समय मैंने हैरत से पूछा। हाँ संजना बेटा, मैं घर आ गया हूँ। जाना तो मैं दूसरे शहर चाहता था, मगर मौसम बहुत ख़राब हो गया है। सोचा सवेरे ही चला जाऊँगा। हो सकता है कि रात में बारिश हो जाए। वैसे भी रात का सफ़र कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पापा मुझसे बातें कर रहे थे कि तभी साथ वाले सर्वेंट क्वार्टर से खटपट की आवाज़ें आने लगीं। पापा ये देखकर घबरा गए कि सर्वेंट क्वार्टर में हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। हालांकि इस समय तो हमारा नौकर हेमंत गहरी नींद सो जाता था। पापा ने शक भरी नज़रों से इधर उधर देखा, जबकि घर में पूरी तरह खामोशी छाई हुई थी। तब पापा ने तेज आवाज़ में हमारे नौकर को पुकारा था, हेमंत क्या तुम सो रहे हो? पापा की आवाज़ सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। पापा ने मुझे घर की सारी लाइट्स जलाने के लिए कहा था। मैंने भागकर सारी लाइट्स ऑन कर दी थी, जबकि सर्वेंट क्वार्टर में अब तक खामोशी छा गई थी। पापा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया, मगर हेमंत ने कोई जवाब नहीं दिया। हेमंत जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बाहर निकलो। पापा न जाने क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे। हालांकि हेमंत हमेशा ही अपना दरवाज़ा बंद रखता था। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो पापा ने अपने चौकीदार को बुलवाया। चौकीदार ने जोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया था, तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के अंदर हेमंत के अलावा दीदी भी थीं। उनका रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी और न जाने क्या क्या था। ये सब देखकर पापा की आंखों में खून उतर आया था। और इससे पहले कि पापा उनकी जान ले लेते, उनके शोर को सुनकर मेरी माँ भी कमरे से भागी भागी आई थी। देखा तो पति बेटी को भला बुरा कह रहे थे। मेरी माँ की जान पर बन आई, वो अपनी बेटी को बचाने लगी, तो पापा ने उन्हें भी धक्का दिया कि तुम्हारी ही गलत परवरिश की वजह से मेरी बेटी यहाँ तक पहुँच गई है। अरे तुमसे एक बेटी भी नहीं संभाली गई। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटियाँ पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेंगी, ये नाम रोशन करेंगी। पापा के कहर भरे शब्द सुनकर मेरा तो दिल कटकर रह गया था। दीदी आपने ये क्या कर दिया? जरा भी नहीं सोचा कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा, पापा के सपनों का क्या होगा? भगवान जाने कि ये चक्कर कब से चल रहा था। उस दिन पापा दीदी को जान से ही मार देते। तब उन्होंने एक और फैसला किया। हम सबको तैयारी करने को कहा और दीदी और हेमंत को एक ही कमरे में बंद कर दिया। पापा का हुक्म सुनकर हमें हिम्मत न थी कि हम कोई दूसरी बात करते। हम सब अपना सामान लेने चले गए। सामान बांधने का मतलब था कि हम किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, मगर पापा के इरादे खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने चौकीदार को आवाज़ दी और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़कने को कहा, और ये सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी को बताया। वो रोती हुई बाहर आई और पापा के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, भगवान के लिए ऐसा मत करो, वो तुम्हारी भी बेटी है और ऐसा करने से भी हमारी बदनामी ही होगी। भगवान के लिए अपनी बेटी को माफ़ कर दो। अगर तुमने दोनों को इस तरह ख़त्म कर दिया तो लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे कि जवान बेटी को न जाने क्यों जिंदा जला डाला। ये सुनकर पापा सोच में डूब गए थे और फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए दरवाज़ा खोलकर दीदी को कमरे से निकाल दिया। दीदी पापा की डर की वजह से रो रही थीं और वो रोते हुए पापा के पाँव में गिर पड़ीं। पापा भगवान के लिए मेरी जान ले लें, मगर हेमंत को यहाँ से जाने दें। मैं ही उसके पास गई थी। दीदी का जुनून देखकर पापा को और भी गुस्सा आ गया और बोले, अब एक भी शब्द मुंह से निकाला तो तुझे भी उसके साथ जिंदा जला डालूंगा। मनहूस, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी बाप की इज्जत को यूं नीलाम कर रही है। पापा का गुस्सा देखकर दीदी चुप हो गईं, मगर मैं जानती थी कि वो भी हेमंत के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगी। हेमंत भाई के साथ उनकी मोहब्बत न जाने कब से चल रही थी, जबकि मैं इस बात से बेखबर थी। पता होता तो पहले कुछ कर लेती। पापा ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़क कर आग लगा दी।
इससे पहले कि हेमंत की दर्दनाक चीखें हम सबको सुनने को मिलती, कुदरत ने हमें एक और मौका दिया था। गाड़ी अभी घर से निकल भी नहीं पाई थी कि तभी पापा की गाड़ी खराब हो गई। और वही एक पल था जब दीदी रोते हुई मेरे पास आई थीं और बोली, संजना, भगवान के लिए किसी तरह से हेमंत को बचा लो। तुम जाकर दरवाज़ा खोल दो और किसी भी बहाने से जाकर चौकीदार से कह दो कि किसी तरह हेमंत को बाहर निकाल दे। अगर हेमंत मर गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उनकी हालत देखकर मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। पापा की आंख बचाकर मैं भागती हुई चौकीदार के पास पहुंची थी। चौकीदार के हाथ पैर जोड़े और अपने कानों से निकालकर सोने की बालियां उसे दे दी और कहा कि भगवान के लिए हेमंत को बाहर निकाल दो और ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर मेरे सामने ही चौकीदार ने हेमंत को वहां से निकाल दिया था और भगा दिया था। तब तक पापा अपनी गाड़ी ठीक कर चुके थे। वो बहुत गुस्से में थे और सर्वेंट क्वार्टर तब तक आधा जल चुका था। पापा हमें लेकर वापस अपने पुराने गांव आ गए। यहाँ आकर मेरी शादी उन्होंने अपने दोस्त के छोटे बेटे से कर दी और दीदी की शादी बड़े बेटे यानी कि तुम्हारे पापा से कर दी। हमारी तरफ से तो सब सही हो गया था। हम समझे थे कि अब सब सही हो जाएगा, मगर दीदी और हेमंत वाली बात सबको पता चल चुकी थी और इस खबर ने हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर रख दिया था। हम दोनों बहनों की शादी तो हो गई थी, मगर ससुराल में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, जबकि पापा के मुताबिक ये सब हमारे अपने कर्मों का फल था। हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था और फिर इस बात को 10-15 साल गुजर जाने के बाद अपनी वफादारी और सेवा से हमने इस घर में और इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। हमारी सास भी हमें वो इज्जत और सम्मान देने लगी थी जो बहू को दिया जाता है। मगर फिर हमारी ज़िंदगी में तूफान आया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। दीदी को कहीं से मालूम हो गया कि हेमंत जिंदा है और वो सबसे छुपकर उनसे मिलने जाने लगी। वो धोबी का रूप बनाकर हमारे घर के पास ही दुकान बनाकर रहने लगा था। उसे भी अंदाजा नहीं था कि वो किस आग में हाथ जला रहा है। जब मुझे पता चला कि दीदी हेमंत से मिलने लगी हैं तो मैंने उन्हें मना किया था कि वो इस सब से बाज आ जाए, मगर उसने कहा कि मैं हेमंत से सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने दीदी को बहुत समझाया था कि अब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, अपने परिवार पर ध्यान दो, ये सारी फिजूल बातें छोड़ दो, मगर दीदी ने मेरी बातों पर कान नहीं धरा। दीदी ने ड्रामा रचाया कि उनको बहम की बीमारी हो गई है और काम वाली उसके कपड़े ठीक से नहीं धोती। वो कपड़े धुलवाने के बहाने धोबी के पास चली जाती और कई घंटे वापस न आती। जब तुम्हारे पापा को शक हुआ तो वो तुम्हारे हाथों अपने कपड़े धोबी तक पहुंचाने लगी। उसमें एक खत लिखकर वो रख देती और धोबी तुम्हें एक खत लिफाफे में डालकर दे देता। तुम्हारी माँ का इस उम्र में भी अपने प्रेमी से चक्कर चल रहा था, हालांकि अब वो एक जवान बेटी की माँ बन चुकी थी। मैंने उसे मना भी किया मगर वो नहीं मानी थी। अब तुम्हारे चाचा को ये बात कैसे पता चली ये तो मैं नहीं जानती। शायद कि हम दोनों बहनों की बातों से उन्हें पता चल गया होगा और फिर उन्होंने हेमंत का सुराग लगा लिया होगा कि यहाँ धोबी बनकर बैठा हुआ था। दीदी ने सालों बाद अपने पति के साथ बेवफाई की थी, हालांकि ऐसा करना एक औरत को शोभा नहीं देता। बेटा, तो ये थी तुम्हारी माँ की सच्चाई। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी माँ को भूल जाओ। निधि वो मेरी सगी बहन है। मुझे भी बहुत दुख है कि वो इस उम्र में तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ के घर रह रही है। बाद में सूत्रों के हवाले से पता चला था कि दीदी ने तुम्हारे पापा से तलाक के बाद हेमंत से शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब हेमंत को पता चला कि दीदी का तलाक हो चुका है तो वो भी दीदी को छोड़कर भाग गया था। क्योंकि हेमंत शादीशुदा था, वो दीदी से पैसे ऐंठने के लिए दीदी से चक्कर चला रहा था। क्योंकि तुम्हारे पापा पैसे वाले थे और दीदी तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई हेमंत पर लुटा रही थी। जब हेमंत को पता चला कि दीदी के पास अब कुछ भी नहीं है तो हेमंत भी उनसे पीछा छुड़ाकर भाग गया था और अब दीदी न घर की है न घाट की। पति ने भी छोड़ दिया और जिससे प्यार करती थी वो भी अकेला छोड़कर चला गया था और अब वो अपनी ज़िंदगी के दिन अपनी बूढ़ी माँ के साथ काट रही हैं और हम दोनों को उनसे मिलने की अनुमति भी नहीं है। उसने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी औरतों को कभी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। चाची की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। चाची ने मुझे तसल्ली दी और विदा करके मुझे मेरे पति के घर भेज दिया। मैं अपने पति के साथ आज बहुत खुश हूँ और ऐसी कोई गलती करने का सोच भी नहीं सकती जिससे कि मेरे पति के दिल में शक आए। भले ही मेरा पति आम नए नक्श का इंसान है, लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैं भी अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैंने खुद से वादा किया है कि हमेशा अपने पति के साथ वफादार रहूँगी, कभी उसे धोखा नहीं दूंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति भी मुझे मेरी माँ की तरह चरित्रहीन समझकर छोड़ दे। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।